हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस क्विक रिवीजन सीरीज में। आज उसकी फिफ्थ क्लास है और आज हमारा छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी कि जो हानिकारक जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की एक जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस कहलाती है उत्सर्जन प्रक्रिया। और इस प्रोसेस का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो एक तंत्र के रूप में है और उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। और इसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन यानी कि किसी भी चीज को उत्सर्जित करना यानी कि एक्सपोर्ट करना यानी कि उससे बाहर निकालना। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों को ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन जब टूटता है, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो प्रोटीन में एक नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। तो क्या है कि उससे नाइट्रोजनी अपशिष्ट बन जाते हैं। उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को ज्यादा समय तक हमारी बॉडी में उनको संग्रहित नहीं किया जा सकता। वो हानिकारक पदार्थ होते हैं और उनका उत्सर्जन करना आवश्यक हो जाता है। और जब अमोनिया बनता है तो वो तो सबसे घातक यानी सबसे हानिकारक नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। उसको हमारा जो लीवर है वो यूरिया में उसको कन्वर्ट कर देता है यानी कि NH3 को यूरिया में यानी कि NH2CO NH2 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो यूरिया है वो कम हानिकारक है किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के यानी कि NH3 के कंपैरिजन में। तो ये सारी एक प्रोसेस है यानी कि पाचन के बाद और जो स्वांगीकरण के बाद जो जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थों में भी मेनली जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के संबंध में। तो उन सबको बाहर निकालने की एक जो प्रोसेस होती है वो उत्सर्जन प्रक्रिया है। और जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, हमने कहा कि अपशिष्टों में भी सबसे मेनली अपशिष्ट कौन से, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। उनमें तो CO2 भी होता है जो कि कार्बनिक अपशिष्ट होता है। देखिए, उत्सर्जित पदार्थों में नाइट्रोजन अपशिष्टों में तीन प्रकार के हैं। जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मेन पहला जो है वो है यूरिया, एक है यूरिक एसिड और एक है अमोनिया। इनमें यूरिया है तो यूरिया जो अपशिष्ट बनते हैं, यूरिया नाइट्रोजन अपशिष्ट बनता है जिन जीवों में जो ज्यादातर बनता है उनका नाम है स्तनधारी यानी कि हम सब क्या है स्तनधारी यानी कि मैमल्स। ये जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं जितने भी, इन मैमल्स में यूरिया अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगर कोई पूछे कि यूरिक अम्ल भी अपशिष्ट पदार्थ होता है तो वो कहाँ पाया जाता है, किन जीवों के अंदर पाया जाता है, तो वो होता है पक्षी और घोंगे। ठीक है, यानी कि मोलस्क, यानी कि मोलस्का में और एविज वर्ग जो है उनमें पाया जाता है। एविज एविज वर्ग में आता है पक्षी, मोलस्का में आते हैं घोंगे और मेमल्स यानी कि स्तनधारी यानी कि हम। ठीक है, तो मानव किस में आते हैं, स्तनधारी प्राणियों में आते हैं। तो स्तनधारी प्राणियों में जो अपशिष्ट पाया जाता है नाइट्रोजन अपशिष्ट उसका नाम है यूरिया। और पक्षी और घोंगे में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पाया जाता है उसका नाम है यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल। और नेक्स्ट है अस्थिल मछलियां यानी कि जो बोनी फिश होती है, उन बोनी फिश में अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है उसका नाम है अमोनिया। और अमोनिया जैसा कि हमने शुरुआत में इसके रूप में इसके लिए डिस्कस करा, वो ये था कि ये सबसे ज्यादा हानिकारक नाइट्रोजन अपशिष्ट है जो कि हमारे शरीर में तो ये बिल्कुल भी ज्यादा देर संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे लीवर यानी कि हमारा यकृत जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि यूरिया जो होता है अमोनिया के कंपैरिजन में यानी कि हमें अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है कि कम हानिकारक होता है, कम हार्मफुल होता है। तो उत्सर्जित पदार्थ हमने देखे दो प्रकार के, नाइट्रोजनी और कार्बनिक। तो नाइट्रोजनी में मेनली यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। यदि कोई पूछे कि यूरोटेलिक किसे कहते हैं, तो यूरोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यानी कि हम, यानी कि स्तनधारी यानी कि मानव। तो मानव यानी कि हम यूरियोटेलिक है यानी कि हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अपशिष्ट हमारे जो भीतर पाया जाता है वो कौन सा है, यूरिया। कोई पूछिए कि यूरोकोटेलिक क्या है,
देखो यूरिया यानी कि यूरोटेलिक, तो जो यूरिया को त्याग करता है यानी कि यूरिया को उत्सर्जित करता है। एक होता है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है। यूरिकोटेलिक कौन है? जिनको वे प्राणी जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, वे प्राणी जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि पक्षी और घोंगे क्या होंगे? यूरिकोटेलिक। और एक होता है अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। और अमोनोटेलिक क्या है? अमोनोटेलिक वे प्राणी या उन प्राणियों को कहा जाता है जिन प्राणियों ने, जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे प्राणी जैसे कि अस्थिल मछलियां, तो अस्थिल मछलियां अमोनोटेलिक हैं क्योंकि ये सभी क्या करती हैं? उत्सर्जी पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में जिस उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करती है उसका नाम है अमोनिया। तो इनके नाम के बेसिस पे अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरोटेलिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, तो मुख्य अंग जो है वो है किडनी। किडनी के द्वारा पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। और साथ में जो दूसरे उत्सर्जी जो अंग है वो जैसे फेफड़े हैं यानी कि जो CO2 का उत्सर्जन करते हैं, त्वचा है यानी कि स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारे इसमें यानी कि पसीने की ग्रंथियां जिसमें से उत्सर्जन किया जाता है बहुत सारे कम हार्मफुल पदार्थ जैसे सोडियम वगैरह का नमक के माध्यम से। ये जो नमकीन होता है ये पानी, क्योंकि उसमें सोडियम NaCl वगैरह होता है, वो जो जिनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जो हानि पहुंचा सकते हैं उनको पसीने के माध्यम से भी बहा दिया जाता है, तो वो भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। और जैसे कि उसके बाद आते हैं उत्सर्जन अंगों में त्वचा, फेफड़े, त्वचा और किडनी हो गई, और एक स्वेट ग्लैंड होती है और एक पसीने की ग्रंथि होती है, तो पसीने के माध्यम से, और एक तेलीय ग्रंथि होती है, तेलीय ग्रंथियों के माध्यम से भी बहुत सारी चीजों का उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग, अगर उत्सर्जन तंत्र के अंग देखें तो किडनी के पहला है किडनी, पहला है किडनी। और किडनी के बाद उत्सर्जन जो उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो मूत्र नलिका के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, फिर मूत्राशय में जाते हैं ब्लैडर में, और फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर के बाहर उनको निकाल लिया जाता है। यानी कि एक ये पूरी प्रोसेस है, इनके ये स्टेप है। मेनली तो अगर उत्सर्जी अंग है तो उत्सर्जी अंग कौन सा है? मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है यानी कि वृक्क है। और वृक्क के बाद वो सारी चीजें मूत्र नलिका में, फिर मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग में बह जाती है, ठीक है। तो मेनली यानी कि कोई पूछे कि उत्सर्जी प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वो है हमारी किडनी। और किडनी की संख्या होती है 2, राइट एंड लेफ्ट। इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर। और ये तो नहीं पूछते लेकिन वजन पूछ लेते हैं, 120 से 170 ग्राम। इसका जो बाहरी भाग होता है वो होता है कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट, और मेडुला, ये तो खुद इंग्लिश का नाम ही है मेडुला। दो भाग होते हैं, बाहरी भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग में एक आवरण होता है जिसे पेरिटोनिक आवरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनिक आवरण भी कहते हैं, पेरिटोनिक आवरण। झिल्ली का आवरण होता है, उस बाहरी झिल्ली का जो आवरण होता है उसे पेरिटोनिक आवरण भी कहते हैं। बाहरी भाग को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर के भाग को कहते हैं मेडुला, ठीक है। किडनी के बारे में ये सारी नॉर्मल जानकारी है। किडनी संख्या में 2, 120 से 170 ग्राम इनका वजन है लगभग। और वल्कुट और मेडुला इसके दो पार्ट है, बाहर का और अंदर का। नेक्स्ट है प्रकणु। प्रक हमने देखा यानी कि किडनी यानी कि गुर्दे। किडनी में लगभग 10 लाख के आसपास जो संरचना पाई जाती है उनकी संख्या उनका नाम है प्रकणु यानी कि नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन वर्ड ही ज्यादा याद रखना, प्रकणु अगर याद नहीं हो तो सबसे ज्यादा नेफ्रॉन रखना, क्योंकि जिस प्रकार से हमने चर्चा करी कि पूरे शरीर की अगर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है कोशिका, क्योंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार
जैसे कि हमने इससे पिछली क्लास में देखा कि पूरे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कौन है, तो न्यूरॉन है, क्योंकि लगभग 100 अरब के आसपास हमारे शरीर में न्यूरॉन होते हैं, यानी कि न्यूरॉन से मिलकर बनता है एक तंत्रिका तंत्र। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर आज हम ये देख रहे हैं कि वृक्क यानी कि जो किडनी है वो किन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि जिन कोशिकाओं से मिलकर वो बनी होती हैं उनका नाम है नेफ्रॉन। और ऐसी कोशिकाएं जिनकी संख्या बहुत सारी है, लगभग 10 लाख के आसपास इनकी कोशिकाएं हैं, और इनको कहा जाता है नेफ्रॉन। ऐसी छोटी छोटी नेफ्रॉन मिलके एक पूरी किडनी का निर्माण करते हैं। तो कभी भी जब भी साइंस में देखें आप कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का सेंस क्या है, तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब है कि संरचनात्मक यानी कि जिससे वो बनी है, क्रियात्मक जो सारी क्रियाएं उनके माध्यम से होती हैं। उन यूनिट्स को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, जिनसे मिलकर वो पूरा एक सिस्टम बनता है। पूरा सिस्टम जिसके बेसिस पर कार्य करता है, वो क्रिया करता है, वो स्ट्रक्चरल फॉर्म उसके रूप में बनती है, संरचना बनती है, उसे कहते हैं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। देखिए वृक्क की क्रियात्मक इकाई, और प्रत्येक वृक्क में यानी कि एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और 1 मिलियन यानी कि होते हैं 10 लाख, तो लगभग 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। इसलिए ये क्या है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। नेक्स्ट चलते हैं कि वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है वृक्क कणिका, दूसरा पार्ट है वृक्क नलिका। इस वृक्क कणिका के भी दो भाग होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा भाग होता है एक, ठीक है, इसमें छोटे छोटे केशिकाओं का गुच्छ होता है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस या केशिका का गुच्छ। और ये पूरा जो एक संपुट टाइप का दिख रहा है, इसे कहते हैं बोमन संपुट, और केशिका गुच्छ अंदर की तरफ होता है, ठीक है। ये केशिका गुच्छ है, और ये बाहर का जो आवरण दिख रहा है ये संपुट टाइप का, ये बोमन संपुट होता है। आई बात समझ यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, एक भाग होता है वृक्क नलिका, जिसके भी 3 भाग सब पार्ट होते हैं, उपभाग होते हैं। एक होता है समीपस्थ नलिका, और समीपस्थ नलिका यानी कि पीसीटी, और एक होता है लूप ऑफ हेनले, और एक होता है डीसीटी। तो ये होता है पीसीटी, ये होता है एलओएच लूप ऑफ हेनले, और ये होता है डिस्टल जो नलिका होती है, दूरस्थ कुंडलिक जो नलिका होती है, वो ये होती है डीसीटी। पीसीटी, एलओएच और डीसीटी, ये 3 पार्ट होते हैं वृक्क नलिका के। तो ये सारी चीजें डायग्राम के माध्यम से समझ आएगा कि एक नेफ्रॉन यानी कि एक नेफ्रॉन 2 भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं वृक्क कणिका, और नीचे वाले पूरे पार्ट को कहते हैं वृक्क नलिका। ये जो पूरा वृक्क कणिका है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम के माध्यम से देखा, केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट है बोमन संपुट। लेकिन जो नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा होता है वृक्क नलिका, और ये नलिका बिल्कुल जो ऐसा शेप बनाती है कुंडलिकार, ये जो कुंडलाकार शेप बनाती है, उसमें एक तो होती है पीसीटी यानी कि समीपस्थ कुंडलिक नलिका, और एक होता है एलओएच यानी कि हेनले लूप यानी कि लूप ऑफ हेनले, और एक होता है डीसीटी यानी कि दूरस्थ कुंडलिक नलिका। एक बार इन दोनों प्रकारों को एक बार ध्यान से देखिए और इसकी एक रीडिंग लगाइए। इसमें से सारे क्वेश्चन बनते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के मेन पार्ट, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से आगे और अच्छे से समझ आएगा। पहले अपन डायग्राम देखते हैं किडनी का। ये दोनों किडनियां हैं, ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है, यानी कि बायां वृक्क और दायां वृक्क। अब देखिए ऊपर एक सिरा है जो वृक्क सिरा है, एक धमनी है जो ब्लड का
वहन करती है। और बाहर के भाग को हमने बोला कोर्टेक्स, अंदर के भाग को हम बोलेंगे मेडुला। ठीक है, अंदर के भाग को हम बोल देंगे मेडुला। और इसके बाद में देखिए ये किडनियां यहाँ उसके बाद मूत्र नली के माध्यम से, फिर मूत्र वाहिनी, और फिर ये ब्लड होता है मूत्राशय और मूत्र मार्ग के माध्यम से, यानी कि यहाँ जो ब्लड आता है शिरा के माध्यम से अशुद्ध ब्लड आता है और यहाँ फिल्टर होके और धमनी के माध्यम से वापस शुद्ध ब्लड चला जाता है, जबकि आता किसके माध्यम से है, रक्त शिरा के माध्यम से आता है और वापस शुद्ध होके धमनी के माध्यम से चला जाता है। अब देखिए इसका काम तो त्वरित रूप से होता है, यहाँ से ब्लड अशुद्ध आया शरीर के माध्यम से किडनी में और तुरंत निकल गया धमनी के माध्यम से शुद्ध होके, लेकिन जो वो फिल्टर होता है, जो फिल्टर बच जाता है, जैसे मान लो 1 लीटर ब्लड में से यानी कि 500 ml या 400 ml का फिल्टर कर लिया हमने, उस 400 ml को ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मूत्र के माध्यम से बिल्कुल बहा देंगे, ऐसा नहीं है, उसका पुनः अवशोषण होगा, तो और छाना जाएगा, उसे और निश्चिंत किया जाएगा और फिल्टर किया जाएगा, उसे और निश्चिंतित किया जाएगा, मतलब उसे और पुनरावशिष्टित किया जाएगा। और जो ये निश्चिंत बचता है, यानी कि मान लो कि ब्लड से एक बार ब्लड आया अशुद्ध और वापस चला गया, मतलब 100 ml हमने छान लिया, ठीक है, 100 ml निश्चिंत हमारे पास बच गया। अब ऐसा नहीं कि 100 ml को शरीर के बाहर निकाल देंगे, ऐसे तो फिर सारे दिन पानी पीते रहो या सारे दिन कुछ खाते पीते रहो, ऐसा तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, क्योंकि निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या किया जाता है कि जैसे 100 ml फिल्टर कर लिया, तो इस 100 ml को और फिल्टर किया जाता है, ठीक है, और इस फिल्टर के बाद फिर इसका 99% जो फिल्टर बचता है टोटल, उसको तो पुनरावशोषित कर लिया जाता है, कितनी डीप प्रोसेस होती है, यानी कि जैसे मान लो कि 100 ml निश्चिंत बचा एक बार ब्लड को छानने के बाद, तो उसमें से बिल्कुल 99 ml जो होता है, यानी कि 99 ml को तो वापस पुनरावशोषित करके ब्लड में वापस भेज दिया जाएगा सही पदार्थों को लेके, और लास्ट में सिर्फ 1 ml यानी कि 1% जो बचता है वो मूत्र का निर्माण करता है। तो बात समझ आई, यहाँ से वर्कक शिरा अशुद्ध लाती है, धमनी लेके चली जाती है, फिर यहाँ फिल्टर होता रहता है अंदर, और वो फिल्टर कौन करता है, इस 100 ml का फिल्टर करके वापस 99 ml यानी 99 ml को वापस भेज देगा। वो कौन है ये फिल्टर करने वाला, तो इसकी क्रियात्मक इकाई, इसमें छोटी संरचनाएं होती हैं, 10 लाख संरचनाएं होती हैं, उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है उसका, नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन की संरचनाएं अंदर कैसे पाई जाती हैं, इनके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं एक किडनी के अंदर, तो वो कैसी होती हैं, तो उसको ध्यान से आगे देखें। पहले तो देख लें कि कितना काम करती है किडनी। तो किडनी का कार्य है कि ब्लड से दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखना, क्योंकि हमने जैसे कि अभी बताया कि अगर पूरा 100 ml ही बहा देंगे तो दोबारा पुनरावशोषित या रीफिल्टर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, शरीर में जल की कमी। लेकिन ऐसा नहीं है, 99% फिल्टर को निश्चिंत को वापस पुनः अवशोषित किया जाएगा, इसलिए शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, यानी कि पानी का जो बैलेंस है वो बना रहता है। कैल्शियम और विटामिन डी को मेंटेन करती है, और यूरिन के जरिए यूरिक एसिड को भी बाहर निकालती है, कुछ मात्रा में यूरिक एसिड भी बनता है यूरिया के साथ साथ में, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इतनी सारी चीजें किडनी करती है। तो हमने पीछे स्लाइड में देखा कि ये सारा काम ये फिल्टर का कौन करेगा, तो अंदर इसके 10 लाख नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर, तो उस नेफ्रॉन की संरचना को तो समझे वो कैसे फिल्टर करता है। देखिए यह है पूरा नेफ्रॉन, देखिए ये ऊपर का जो पार्ट है वो वृक्क कणिका था, और ये पूरा है वृक्क नलिका। अब वृक्क कणिका 2 भागों में था, अंदर का जो केसिका गुच्छ है ये देखो ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, और ये बाहर का जो आवरण दिख रहा है ये गोलाकार, ये क्या है, बोमन समूह। तो ये दोनों मिलके तो ऊपर का पार्ट बनाते हैं वृक्क नलिका, वृक्क कणिका। क्या बनाते हैं, वृक्क कणिका, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास, दूसरा पार्ट था ये पूरा है वृक्क नलिका। ये दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वृक्क नलिका, पूरा पार्ट क्या है, वृक्क नलिका। और वृक्क नलिका के 3 पार्ट हमने देखे थे, वृक्क नलिका के 3 पार्ट हमने देखे थे। पहला था पीसीटी, ये देखिए पीसीटी समीपस्थ,
संवलित यानी कुंडलित नलिका। दूसरा पार्ट हमने देखा था लूप ऑफ हेनले। ये हेनले का लूप है, ये ऐसे जो जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, देखो ये बिल्कुल ऊपर नीचे कुंडलित आकार में, ये पूरा लूप ऑफ हेनले है। ये जो जा रहा है ये पूरा लूप ऑफ हेनले है, देखो LOH, ये कैसा है, ये देखो ऐसे जा रहा है ना, ये लूप ऑफ हेनले। और तीसरा पार्ट था हमारे पास DCT, ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो ये इधर इधर का जो पार्ट है ये है PCT। ठीक है, ये PCT जा रहा है, और यहाँ से जो पार्ट बनते हुए वापस आ रहा है ये DCT है। और ये पूरी जो संरचना है यानी कि इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो लूप ऑफ हेनले है। हेनले, लूप ऑफ हेनले यानी हेनले का लूप, इसे क्यों कहा गया, क्योंकि हेनले नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए उनको डेडिकेट करते हुए इसका नाम लूप ऑफ हेनले है। ये पूरी भाषा रेखा मतलब इसके माध्यम से देखो, सबसे पहले वो जैसे मान लो 100 ml हमने फिल्टर कर लिया, अब ब्लड तो तुरंत चाहिए इसलिए वापस भेज दिया। अब इस 100 ml, ये जो 100 ml है ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ बिल्कुल दोबारा फिल्टर करते हुए और पुनरावशोषित करते हुए वापस इसका बार बार फिल्टर और बार बार इसको पुनः अवशोषित किया जाएगा। और फिर जब लास्ट में बच जाएगा फिर 1% वो 1% इस संग्राहक नलिका में आके बच जाएगा, वो 1 ml। बाकी जो 99% है वो यही से ब्लड में भेजते रहेंगे अलग अलग केशिकाओं के माध्यम से। आई बात समझ? तो ध्यान से देखना एक बार, बिल्कुल लास्ट में वो 1 ml बचता है, यहाँ बच जाता है, जबकि 99% को पुनरावशोषित करके वापस भेज दिया जाता है। इस बात को ध्यान से समझना। उत्सर्जन में ये जो प्रोसेस है निस्यंदन की फिल्टर की, इसे बार बार हर कोई नहीं समझाता है। ठीक है, ये प्रोसेस बिल्कुल हार्ड प्रोसेस है, इसको समझ में ये जो समझ में अगर एक बार आ जाती है कि ये लूप ऑफ हेनले किस प्रकार कार्य करता है, PCT DCT या फिर ये ग्लोमेरुलस बोमन संपुट, सिर्फ ये जो पूरी जो प्रोसेस है ये एक मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गई। आई बात समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि उत्सर्गी पदार्थों को रक्त में 2 चरणों में अलग किया जाता है। तो हम बार बार इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि तो बार बार फिल्टर करना, फिल्टर कर लिया हमारे पास, जैसे फिल्टर करने पे 100 ml बचा, उस 100 ml को बार बार और फिल्टर करके पुनरावशोषित करना है, यानी कि उसमें से वापस 99% चीजों को अवशोषित कर लेंगे। यानी कि देखो जैसे कि 100 ml निस्यंदन में से 99 ml का तो क्या कर लेंगे, पुनरावशोषण कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो वो 1 ml बनता है बचता है वही क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है, यानी कि मूत्र कहलाता है। और इसकी जो औसत पीएच है वो लगभग 6 के आसपास होती है, और इसका रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वर्णक कौन सा होता है पीले रंग के लिए जिम्मेदार, यूरोक्रोम होता है। और इसमें घटक देखिए, मूत्र में 95% तो क्या होता है जल, 2% क्या होता है यूरिया, और लगभग 1.3% के आसपास होता है इसमें कार्बनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं वे। नेक्स्ट है एक प्रक्रिया होती है हीमोडायलिसिस। जब क्या होता है कि किडनियां जो सक्षम नहीं होती अगर फिल्टर करने में किसी व्यक्ति की, तो उसके लिए तो फिर ये सारी यूरिया वगैरह ये सारी चीजें हानिकारक पदार्थ उनका उत्सर्जन किया ही नहीं जा सकता, उनका ब्लड का फिल्टर किया ही नहीं जा सकता। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन के लिए क्या किया जाता है कि उससे हफ्ते भर में या फिर हर महीने में एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है हॉस्पिटल के माध्यम से, जिसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, यानी कि रक्त अपोहन। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके पूरे रक्त को एक प्रक्रिया युक्ति द्वारा बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम रूप से बाहर फिल्टर करके वापस एक नलिका से अंदर डाला जाता है, वो है हीमोडायलिसिस। यानी कि जब किडनी सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं तब हीमोडायलिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इसे रक्त अपोहन भी कहा जाता है। कभी कभी हीमोडायलिसिस में आके रक्त अपोहन भी आ जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट वर्ड है और इंग्लिश। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी है, बाइलिंगुअल याद रखिए, हिंदी में भी रखिए इंग्लिश में भी रखिए। इंग्लिश में उठा के डायरेक्ट दे देगा कि हिंदी करके नहीं देगा, तो न्यूरॉन को न्यूरॉन, किडनी को किडनी, हीमोडायलिसिस को हीमोडायलिसिस, मूत्र को यूरिन एज इट इज लिख के दे देता है। वहां पर कंफ्यूज होने के कोई चांस नहीं बचने चाहिए, ऐसे रिस्क नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास उत्सर्जन में विभिन्न अंगों की क्या भूमिका है। जैसा कि शुरुआत में हमने चर्चा करी, हम शुरू से सारी क्लासों में ये देखते आ रहे हैं कि जिस
क्लास में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसकी एक आउटलाइन हम पहले से फिक्स कर लेते हैं, पहले से उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेता हूँ मैं, ताकि वो सारी जो आउटलाइन है अगर पहले ही समझ आ जाए उसके लिए सारी चीज़ें आगे बिल्कुल सिंपल हो जाए। जैसे कि पेपड़े तो हमने कहा है कि पहले से ही बताया है कि CO2 का क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे। त्वचा है तो त्वचा में जैसे पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं और एक सीबम होती है, सीबम यानी कि तेलीय ग्रंथियाँ होती है। कौन सी है? तेलीय ग्रंथियाँ। ठीक है, ऑयली ग्रंथियाँ होती हैं, तेलीय ग्रंथियाँ। ठीक है, और पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो होती है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्रंथियाँ। इन दोनों के बारे में जरूर आप ध्यान रखना। और यकृत जो होता है कोलेस्ट्रॉल का निष्कासन करता है, और कुछ पित्त वर्णक होते हैं, और पित्त वर्णक में आता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बहुत अच्छे से इसको याद रखना, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन सेम टाइप के वर्ड है, लगभग सेम टाइप के वर्ड। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये भी ज्यादा हमारी बॉडी में रहें तो ये पीलिया के संकेत है, जैसा जैसा कि हमने मानव रोग में देखा। तो ये ज्यादा नहीं रहने चाहिए, इसलिए इनका भी उत्सर्जन करना पड़ता है। इनके द्वारा पित्तवर्ण का उत्सर्जन करना पड़ता है, यकृत। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है या स्राव कौन करता है उसका, तो वो करता है यकृत। लेकिन संग्रह कौन करता है? तो फर्स्ट करता है। वहाँ कंफ्यूज होने के थोड़े से चांस है। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ रोग हो जाते हैं, उन रोगों के क्या क्या नाम है। तो कभी कभी क्या होता है कि किडनी फेल हो जाती है, जिसे गुर्दा निष्क्रियता कहते हैं। ये किडनी में कुछ रोग हो जाता है, शोथ हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसे कहते हैं वृक्कपात। दूसरा जो रोग होता है यूरेमिया, यूरिया के अधिकता की वजह से हो जाता है यूरेमिया। एक रोग हो जाता है पथरी, और पथरी में होता है यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट को थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, एक होता है नेफ्रेटिस, एक होता है मूत्रा से शोथ जो ब्लैडर में स्वेलिंग हो जाती है, और एक होता है डायूरेसिस, और एक होता है गठिया रोग। ठीक है, और एक गठिया रोग जो होता है उसे आर्थराइटिस भी कहते हैं, और एक होता है कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया में कीटोन बॉडीज जम जाती है। और आर्थराइटिस यानी गठिया रोग, जिनमें जोड़ों में क्या होता है, यूरिक एसिड जम जाता है। जो जोड़े होते हैं हाथ पैरों के, उनमें यूरिक एसिड जम जाता है, इसकी वजह से गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, ये एक एजेड लोगों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रोग है। तो ये सारे रोग है, वृक्कपात, गुर्दा निष्क्रियता यानी कि किडनी फेल्योर, साथ में यूरेमिया, पथरी यानी कि किडनी स्टोन, और नेफ्राइटिस, मूत्रा से शोथ, डायूरेसिस, गठिया रोग, और कीटोन्यूरिया। आइए नेक्स्ट और लास्ट वीडियो पे हमारी, एक सामान्य मनुष्य में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। अगर वो पूरे, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा करी कि वो पूरा स्वयं अगर दोबारा उसका पुनरावशोषण नहीं होता तो सोचो कितना इसका निर्माण होता मूत्र का। पुनरावशोषण यानी कि 99% पुनरावशोषण की वजह से जब 1 ml ही छन के आएगा एक बार में, इसलिए सारे मतलब 24 ओवर में 24 ओवर में लगभग 1.5 लीटर के आसपास मूत्र का निर्माण होता है। सारे दिन में 180 लीटर रक्त को छाना जाता है, उसमें से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। ऐसा मत समझना कि 180 लीटर तो सर ब्लड होता ही नहीं, होता वही 4-5 लीटर है, लेकिन उसे बार बार छानने की जो पूरी मात्रा है वो 180 लीटर तो लगभग छान लिया जाता है। वो ब्लड वापस रिफिल्टर वापस आता भी तो रहता है, परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है, वापस किडनी से होके शुद्ध होते हुए फिर वापस चला जाएगा। फिर एक ये साइकिल जो है वे वापस बार 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 चलती रहती है। ठीक है, तो आज हमने देखा उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने शुरू से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर के बाहर निकालना। उत्सर्जी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो नाइट्रोजनी, एक कार्बनिक। नाइट्रोजनी तो स्पष्ट
जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इनके 3 सब टाइप होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। और कार्बनिक पदार्थों में CO2। उत्सर्जन तंत्र के अंग है जैसे वृक्क यानी कि किडनी, किडनी के बाद मूत्र नालिका, मूत्राशय में होता हुआ मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल लिया जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात क्रमशः 10, 5 और 3 सेंटीमीटर है। 120 से 170 ग्राम एनसीईआरटी का डाटा है और ये इसका वजन होता है। जैसे कि हमने लीवर में देखा था लगभग 1 किलो से 1.5 किलो, 1.2 से 1.5 केजी के आसपास, क्योंकि सबसे भारी, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कार्य करने वाली वो ग्लैंड होती है, पूरे मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि होती है। बाहरी भाग वल्कूट यानी कि कॉर्टेक्स, मेडुला यानी कि अंदर का भाग और एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है पूरे, उसे पेरिटोनिक आवरण कहते हैं। नेक्स्ट है वृक्क की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन पर किडनी। और नेफ्रॉन की संरचना में वृक्क कणिका, जिसके 2 भाग हमने केशिका गुच्छ यानी कि जो ग्लोमेरुलस है और बोमन संपुट है वो देखा। वृक्क नलिका जिसमें पीसीटी, डीसीटी, हैनले का जो लूप है वो हमने देखा। सारा जो डायग्राम है तो हमने ढंग से समझा। ये किडनी का पूरा डायग्राम है। इसके बाद किडनी के कार्य क्या क्या है, ब्लड के जो दूषित पदार्थ होते हैं वो बाहर निकालना, और वाटर मेंटेन करना, ऑस्मोसिस यानी प्रसरण को मेंटेन करना, और विटामिन डी और कैल्शियम इसके लेवल को मेंटेन करना, यूरिन के जरिए यूरिक एसिड को बाहर निकालना। कुछ मात्रा में यूरिक एसिड भी आता है और यूरिया तो आपको पता है 2% के आसपास आता ही है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो इसमें भी वो सोडियम पोटेशियम आयनों का जो ट्रांसफर है वो होता रहता है, और वही चीज़ें ब्लड प्रेशर में, वही चीज़ें तंत्रिका आवेगों के रूप में सारी चीज़ें करती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आयन हैं। ये हो गया लूप ऑफ हेनले, यानी कि ये पूरा हो गया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ऊपर का पार्ट यानी कि केशिका गुच्छ और बोमन संपुट, और नीचे के पार्ट में वृक्क नलिका में पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, एलओएच हो गया, यानी कि लूप ऑफ हेनले हो गया। नेक्स्ट है कि निश्चय और पुनरावशोषण द्वारा 2 चरणों में पदार्थों को रक्त से अलग किया जाता है, और 100 ml में से 90 ml का लगभग पुनरावशोषण कर लिया जाता है। और इसके बाद जो बचता है यूरिन, 1 ml का बचता है यूरिन। वो यूरिन है उसकी pH 6 और यूरोक्रोम वर्णक जिसके लिए जिम्मेदार होता है पीले रंग के लिए। 95% जल इसमें घटक, इसके जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट में देखिए आप 95% जल, 2% यूरिया और लगभग 1.3% के आसपास कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और किडनी जब सामान्य रूप से कार्य नहीं करती है तो उसे एक प्रोसेस, मरीज को एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है हॉस्पिटल के माध्यम से, वो है हेमोडायलिसिस, यानी कि रक्त को अपवन बाहर कृत्रिम रूप से छाना जाता है। नेक्स्ट है अदर ऑर्गन्स क्या करते हैं, जैसे कि लंग्स है तो लंग्स CO2 को एक्सक्रेट करते हैं। साथ में स्किन है तो स्किन में जैसे कि पसीना है, सीबम यानी कि पसीना, स्वेट ग्लैंड, सीबम यानी कि तैलीय ग्रंथियां, और कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्णक जो कि बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन होते हैं वो यकृत एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो कुछ रोग है, जैसे कि किडनी फेल्योर है, यूरेमिया है, पथरी है जो ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है, और नेफ्राइटिस है, मूत्राशय शोथ है, डायूरेसिस है, आर्थराइटिस है, कीटोन्यूरिया है। सारी टर्मिनोलॉजी लगभग इंग्लिश की होती है और इजी वे में याद भी हो जाती है साइंस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, एक सामान्य मनुष्य में लगभग 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारी स्लाइड्स रिवाइज की दोबारा। तो आपसे उम्मीद है ये जो छोटे छोटे और जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, और आपको पता है बायोलॉजी का वेटेज पटवार में बहुत ज़्यादा है अदर दो के कंपेरिजन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेरिजन में। तो इन सबको आराम से याद करिए। एक ही क्लास में क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से डिटेल में चर्चा करते हुए हम सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, और क्लास को रेगुलर देखते रहिए। ये सारी जितनी भी क्लासेज है इनकी सारी PDF टेलीग्राम माध्यम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।